प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्लैंक्स एक साइंटिस्ट है। उसने ये जो क्वांटम थ्योरी के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लाइट से रिलेटेड है। लाइट से रिलेटेड इसने काम किया है और हमें इन्फॉर्मेशन बना के दी है। उसमें इसमें ये जो सबसे पहला पॉइंट इसने हमें जो बताया है वो ये है कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी डिस्कस अबाउट क्या, नेचर ऑफ लाइट, एनर्जी के बारे में भी बता रहा है। एनर्जी ऑफ लाइट, यहाँ लाइट से मुराद, अब ब्रैकेट में रेडिएशन भी कर रहा हूँ मैं, कि ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी हमें रेडिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस थ्योरी के मुताबिक इसने ये कहा कि कोई भी एटम है, कोई भी चीज़ है, अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या एनर्जी रिलीज़ कर रहा है तो एक ख़ास अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, एक पैकेट्स होते हैं अमाउंट एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। उन पैकेट्स से रिलेटेड हमें बातें बताई हैं। इसने हमें पहला पॉइंट ये बताया है, फॉलोइंग आर मेन पॉइंट्स, फॉलोइंग आर मेन पॉइंट्स किसके, ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसके कुछ मेन पॉइंट्स भी हैं हमारे पास। अब वो मेन पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट इसने ये बताया कि जो किसी भी बॉडी से जो एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में रिलीज़ नहीं होती है। यानी एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में रिलीज़ नहीं होती है। तो इसने कहा कि एनर्जी इमिटेड कहाँ से? फ्रॉम ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में से, किसी भी ऑब्जेक्ट में से जब एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो ये जो एनर्जी है ये क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट डिसकंटिन्यूअसली अब इस बात को समझना अगर हम चाहते हैं तो इससे मिलती जुलती बात यह है कि अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमने ये फ़र्ज़ कर लिया कि ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो जो कंसेप्ट था वो इस तरह था कि इस तरह कंटिन्यूअस वेव्स की शक्ल में ये एनर्जी इमिट होती है। इस तरह कंटिन्यूअस वेव्स की शक्ल में एनर्जी इमिट होती है। लेकिन इसने हमें ये पहला पॉइंट ये बताया कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में इमिट नहीं होती है, बल्कि ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में इमिट होती है। अब ये देखिए, मैं डिसकंटिन्यूअस फॉर्म को बनाने जा रहा हूँ। डिसकंटिन्यूअस फॉर्म से क्या मुराद है? अगर आप इसको इससे, अब ये देखिए ऊपर वाले डायग्राम में जो वेव मैंने बनाया है, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी आपको नज़र आ रही है। एक कंटिन्यूअस फॉर्म में एक वेव है, वो मूव कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे देखें एक डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है। देखिए ये एक वेव पहले चला गया है, इसके बाद देखिए एक गैप आया है, फिर ये दूसरा वेव आ रहा है, फिर गैप आ रहा है, फिर वेव आ रहा है,
फिर गैप है, फिर वेव आ रहा है, फिर गैप है। तो ये देखिए, ये कंटिन्यूस फॉर्म में एनर्जी मूव नहीं कर रही है, एनर्जी इमिट नहीं हो रही है, बल्कि जो एनर्जी इमिट हो रही है वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में एनर्जी इमिट हो रही है। ये सिर्फ इमिट वाली बात नहीं है, अगर एक एब्जॉर्ब भी हो रही है, एब्जॉर्ब भी होती है एनर्जी, जो है एनर्जी अगर एब्जॉर्ब भी हो रही है, वो भी क्या है, इनटू ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही है तो वो भी डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में हो रही है। डिसकंटिन्यूअसली ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ये एनर्जी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है? ये एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है। ये पहला पॉइंट इसने हमें बताया कि एनर्जी जो है वो रेडिएशन के फॉर्म में इमिट होती हैं और एब्जॉर्ब भी होती हैं। दूसरा जो पॉइंट इसने हमें बताया है इस थ्योरी में, वो ये है कि ये जो एनर्जी इमिट हो रही है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को इसने एक पैकेट का नाम दिया है, एनर्जी पैकेट। ये एक एनर्जी पैकेट है, ये एक एनर्जी पैकेट है। ये देखिए, ये एक एनर्जी पैकेट है। इसने ये कहा कि जो एनर्जी एक तो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में इमिट हो रही है, दूसरी बात इसमें यह है कि ये पैकेट्स के शक्ल में इमिट हो रही है। इंडिविजुअल कोई एनर्जी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई यूनिट्स है, एक एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या इससे मिलती जुलती कोई बात है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये है कि ये जो एनर्जी है ये पैकेट्स की शक्ल में निकल रहा है। एनर्जी इमिटेड इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ये जो एनर्जी है ये पैकेट्स के फॉर्म में इमिट हो रही है, निकल रही है। और एनर्जी जो है ये एब्जॉर्ब अगर हो रही है तो वो भी इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, फॉर्म ऑफ पैकेट्स की शक्ल। इसने इसको पैकेट्स का नाम दिया है, इस एनर्जी के अमाउंट को या क्वांटिटी को एक पैकेट का नाम दिया है। तो ये जो पैकेट है, ये इस पैकेट का, इसने इस पैकेट के दो नाम रखे हैं। एनर्जी पैकेट के दो नाम रखे हैं। एक का नाम रखा है फोटोन, दूसरे का जो नाम रखा है क्वांटम। दूसरे का जो नाम रखा है वो क्या रखा है? वो क्वांटम रखा है। तो इसने कहा कि ये जो एनर्जी पैकेट है, ये जो एनर्जी जो है ये पैकेट्स की शक्ल में, और उसने कहा कि इस पैकेट को क्या कहते हैं? या तो हम फोटोन कहते हैं या हम क्वांटम कहते हैं। फोटोन कब कहना है? अगर वो ऑब्जेक्ट, वो लाइट है, वो हमें रोशनी की शक्ल में, अगर हमें रोशनी की शक्ल में चीज़ नज़र आ रही है, कोई रोशन चीज़ नज़र आ रही है, तो उस रोशनी को, उस रोशनी के अंदर जो एनर्जी मौजूद है उसका नाम रखा है फोटोन। लेकिन अगर नज़र नहीं आ रहा है, विजिबल नहीं है, इनविजिबल है, इनविजिबल ऑब्जेक्ट जो है वो इनविजिबल रेडिएशन जो है, इनविजिबल रेडिएशन जो है वो, उसका जो एनर्जी पैकेट है उसको क्वांटम कहते हैं। इनविजिबल रेडिएशंस जहाँ निकल रहे हैं उसको क्वांटम कहना है, जो विजिबल रेडिएशन है उसको फोटोन कहना है। ये बात भी इसने हमें बताया है। तो इसने नेक्स्ट पॉइंट हमें ये बताया कि क्या एनर्जी पैकेट्स जो है आर कॉल्ड, एनर्जी पैकेट्स को क्या कहते हैं? क्वांटम
क्वांटम कहते हैं, और इसका जो प्लूरल है वो है क्वांटा। क्वांटा ये इसका प्लूरल है। तो एनर्जी पैकेट्स को क्वांटम कहते हैं। लेकिन अगर यही एनर्जी लाइट से रिलेटेड है, अगर ये इफ रिलेटेड टू लाइट है, लाइट से रिलेटेड है, अगर लाइट से रिलेटेड है तो उसका नाम क्या रखा? फोटॉन रखा। उस पैकेट का नाम रखा फोटॉन। नेक्स्ट पॉइंट इसने भी बताया कि पैकेट की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ पैकेट, एनर्जी ऑफ पैकेट यानी क्वांटम, ये जो क्वांटम है या फोटॉन है, ये कम एनर्जी वाले भी हैं और ज़्यादा एनर्जी वाले भी हैं। ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम जितने भी क्वांटम्स हैं वो सब के सब सेम एनर्जी वाले हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। उसने ये प्लैंक्स थ्योरी ने हमें ये बताया है कि इन सब की एनर्जी सेम नहीं होती है। ये डिपेंड करती है, किस बात पे डिपेंड करती है कि इसकी जो वेव है, ये जो एनर्जी की जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली, एनर्जी इज डायरेक्टली proportional, energy is directly proportional to the frequency, frequency of wave। वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो उस पर क्या करती है, वो उस पर ये डिपेंड करती है। वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसमें एनर्जी भी ज़्यादा है। अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसमें एनर्जी भी कम है। ये बात हमें बताई गई है। तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी क्या है? एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? न्यू के। न्यू, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो ये न्यू पढ़ा जाता है, ये फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम करेंगे प्रोपोर्शनलिटी में चेंज करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट लिखेंगे और यहाँ पे ये हम न्यू लिख देंगे। ये जो है ये क्या है? ये एक इक्वेशन हमें मिली है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे न्यू हमें क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी बता रहा है। इसको न्यू पढ़ना है और ये क्या बता रहा है? ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है। आपको अगर मालूम है फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है? दी नंबर ऑफ waves passing through a point, किसी एक पॉइंट से वेव्स पास हो रहे हैं पर सेकेंड, एक सेकेंड में जो पास हो रहे हैं इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया है कि किसी भी एक। अब अगर वेवलेंथ छोटा है, वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन किसके और किसके? क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ कहते हैं। अगर वेवलेंथ बड़ा है, अगर वेवलेंथ बड़ा है तो इसका मतलब यह है फ्रीक्वेंसी कम है।
अगर वेवलेंथ छोटा है इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो अगर वेवलेंथ छोटा है, ये देखें यहाँ मैं एक वेवलेंथ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वेवलेंथ देखें, ये इस वेवलेंथ छोटा है। अच्छा यहाँ देखें, ये जो वेवलेंथ है ये बड़ा है। तो ऊपर में क्या है, वेवलेंथ क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ। नीचे में क्या है, लॉन्ग वेवलेंथ, नीचे में लॉन्ग वेवलेंथ है। तो अगर वेवलेंथ शॉर्ट है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, तो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है। और अगर लॉन्ग वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, तो फ्रीक्वेंसी जो है ये कम है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी उसके अंदर ज़्यादा है। तो इससे ये बात सामने आ गई कि ग्रेटर एनर्जी, ग्रेटर एनर्जी। और इससे ये बात समझ आ गई है कि एनर्जी कम है, एनर्जी कम है। इससे ये बात समझ आ गई कि एनर्जी जो है वो कम है। ये बात इसने बताई है। एनर्जी जो क्वांटम है, जो क्वांटम की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को और वेवलेंथ को समझाने के लिए ये मैंने सारे यहाँ पे डायग्राम्स बना के दिए हैं, जिससे आपको बात अब क्लियर हो गई है कि इस पे डिपेंड करता है। इससे आगे हम जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं आ रहा हूँ, वो ये है एटम आर मॉलिक्यूल। एटम आर मॉलिक्यूल can emit or absorb energy, emit or absorb quantum energy, quantum of energy। क्वांटम ऑफ एनर्जी अब किसको कहते हैं, इसको क्वांटम ऑफ एनर्जी कहते हैं। इस अमाउंट को, ये जो अमाउंट अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर हमारे पास वैल्यूज़ होते हैं तो हम प्लांक्स कांस्टेंट लिखते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट लिखते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट लिखते हैं और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखते हैं। इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब आता है उस जवाब को क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं, क्वांटम। सो व्हाट इज क्वांटम? अगर आप इसको मज़ीद थोड़ा सा और आसान चाहते हैं तो क्वांटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, हासिल ज़रा, प्रोडक्ट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड क्वांटम। तो एटम जो है, एटम या मॉलिक्यूल, ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ एक क्वांटम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या एक क्वांटम एनर्जी इमिट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है या मल्टीपल इंटीग्रल क्वांटम, या फिर ये मल्टीपल इंटीग्रल क्वांटम भी हो सकता है। इसका ये मतलब है कि अगर पहला शेल है तो 1 लिखना होगा, दूसरा शेल है तो 2 लिखना होगा, 3 लिखना होगा, 5 है, 6 है, 7 है, या n, या क्या लिखते हैं, n। तो इस n को क्या कहते हैं, मल्टीपल इंटीग्रल क्वांटम। आप अगर इसको
इंटीग्रल करते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि E इज इक्वल टू NH और ये इस तरह का न्यू फ्रीक्वेंसी। तो एटम या तो सिर्फ इतनी एनर्जी इमिट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, या फिर इंटीग्रल पॉइंट से एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट करते हैं। देखिए इस छठे पॉइंट को मैं क्लियर कराने जा रहा हूँ। मैं यहाँ आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज क्वांटम, ताकि आपको ये छठा पॉइंट क्लियर हो जाए कि क्वांटम क्या है। देखिए ये एक न्यूक्लियस, ये एक शेल, ये एक शेल हो गया। अब ये शेल क्या कर रहा है? ये नीचे से जंप लगा के ऊपर वाले शेल में जाना चाहता है, ऊपर वाले शेल में जाना चाहता है। तो जाने के लिए क्या करेगा? ये जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब ये देखो, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये क्या कर रहा है? एनर्जी एब्जॉर्ब। अब मैं यहाँ पे क्वांटम के मुताबिक पैकेट्स की शक्ल में लिख रहा हूँ। ये क्या करेगा? ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब एनर्जी। इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्वांटम कहते हैं, जो इसने एब्जॉर्ब किया है। अब एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करना चाह रहा है? ये ऊपर से नीचे जंप लगाना चाह रहा है, ऊपर से नीचे जंप लगाना चाह रहा है। तो अब ये जंप लगाने के लिए क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा, इमिट एनर्जी इमिट करेगा। अब इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को भी क्वांटम कहते हैं। तो असल में तो ये क्या है? ये जो है ये क्वांटम कहलाता है। ये किसके? अब ये क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ये देखिए अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब इस क्वांटम को क्या हम किस तरह लिखते हैं? ये इस तरह, इस फॉर्म में हम प्लैंक्स कांस्टेंट लिखते हैं, फिर हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, इसको क्वांटम कहते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट है जो हमें बताया जा रहा है कि ये जो एक एटम है, इस एटम में से एनर्जी निकल रही है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ये इस तरह है कि ये इलेक्ट्रॉन, अब हम एनर्जी दे रहे हैं तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप लगा के यहाँ चला जाएगा। अब इसने क्या किया? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया। अब ये इलेक्ट्रॉन वापस ऊपर से नीचे आ जाएगा। जब वापस ऊपर से नीचे आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एनर्जी है इसने इमिट कर दी। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन फिर जंप लगा के जाए। जब ये फिर जंप लगा के जाए, हमने फिर इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी होगी। अब देखिए, अब इस दौरान एक टाइम बीच में आ गया है। हमने कंटिन्यूअसली नहीं दी है एनर्जी, हमने डिसकंटिन्यूअस दी है। पहली थोड़ी एनर्जी दी, वो इलेक्ट्रॉन पहले शेल से जंप लगा के दूसरे में चला गया। अब वो वापस नीचे आ जाएगा, फिर हम फिर दूसरी एनर्जी क्वांटम दे रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन जंप लगा के चला गया है। तो ये जो क्वांटम, प्लैंक्स क्वांटम का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जब कोई भी एटम है या कोई भी मॉलिक्यूल है, वो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करता रहता नहीं है। वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर लिया,
इस दौरान वो इलेक्ट्रॉन जंप लगा के ऊपर चला गया। जब जिस दौरान इलेक्ट्रॉन जंप लगा के ऊपर जा रहा है, इस दौरान वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। एब्जॉर्ब करने के बाद अब ये जंप लगा के ऊपर जाएगा, तो जो टाइम इसके पहले शेल से दूसरे शेल में जाने के लिए लग रहा है, उस टाइम में, उस दरमियानी टाइम में ये एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ गया। जब ऊपर से नीचे आ गया तो एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। अब ये जब तक दोबारा वापस जंप लगा के नहीं जाएगा, दोबारा ऊपर से नीचे नहीं आएगा, एनर्जी इमिट नहीं करेगा, तो एनर्जी के इमिट करने में वक्फा आ गया है। ये डिसकंटिन्यूअस हो गया है, कंटिन्यूअस नहीं हुआ है। फिर हम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को फिर एनर्जी दे रहे हैं, फिर इसने एब्जॉर्ब कर लिया, फिर ये जंप लगाया। तो ये कंटिन्यूअसली नहीं होता है, बल्कि ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में ये एनर्जी हमें मिल रही होती है। ये हमें इसका पहला पॉइंट था। ये पहला पॉइंट ये है कि एनर्जी जो है फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट से मुराद क्या है? एटम है या मॉलिक्यूल है? वो क्या है? वो कंटिन्यूअसली नहीं है, बल्कि वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रॉन जंप लगा रहे हैं, जब ये पहले से दूसरे में जा रहा है, इस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उसने पहली लेयर एनर्जी की एब्जॉर्ब कर ली थी। अब दूसरी लेयर ये कब तक एब्जॉर्ब करेगा? जब तक ऊपर जंप लगा के नीचे ना आ जाए, ये दोबारा ये एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा पहला शेल। तो एक तो ये है। तो इसने ये कहा, इस पॉइंट का ये मतलब है कि एटम या मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट जो करता है, वो कितनी क्वांटिटी करता है? वो एक क्वांटम करता है। या फिर ऐसा भी होता है, या फिर ऐसा भी होता है, हमने क्या किया, ये देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये अब हम इसको एनर्जी दे रहे हैं। ये जो एनर्जी हम दे रहे हैं, इस एनर्जी की अमाउंट कितनी है, वो क्वांटिटी कितनी है, या जो भी कहना है, वो एक क्वांटम है। अब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करेगा? जंप लगाएगा, जंप लगाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब ये क्या है? ये दूसरा शेल हो गया। ये जो है ये दूसरा शेल हो गया है। अब ये दूसरा हो गया, यहाँ तक चला गया। अब हम चाह रहे हैं कि ये मज़ीद जंप लगाए, तो हमने क्या करना है? हमने फिर एनर्जी देनी है। तो ये फिर एनर्जी दे रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? फिर ऊपर जा रहा है, चला गया, और ये ऐसा एक रफ सा डायग्राम ये बन गया, ये हो गया। अब ये ऐसा जा रहा है। अब हम इस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पहले से लेकर यहाँ तक जो जंप लगा के गया है, अब हमने क्या करना होगा? अब हमने लिखना होगा, क्या लिखना होगा? ई लिखना होगा। ई लिखने के बाद देखो, ये 1 टाइम ये हो गया, 1 टाइम ये हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया है। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। फिर हम ये वैल्यू लिखेंगे। इसको कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। ये जो 2 हो गया, अगर हम तीसरे शेल में भी चाहते हैं कि जंप लगाएं, अब ये तीसरे शेल में हम इसको भेजना चाह रहे हैं, 1 कर दो, 2 कर दो, ये ऐसा कर दो, ये ऐसा कर दो। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप लगा के यहाँ जाना चाह रहा है, फिर ये यहाँ से जंप लगा के यहाँ जाना चाह रहा है, फिर ये यहाँ से जंप लगा के यहाँ जाना चाह रहा है। हमने क्या किया? हमने देखो पहले ये एनर्जी दे दी, तो ये हो गया है ऐसा। फिर क्या किया? फिर हमने ये इतनी एनर्जी फिर दे दी। फिर क्या किया? फिर इतनी एनर्जी हमने दे दी। अब ये देखो, अब ये जो टोटल एनर्जी जो फर्स्ट से लेके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तक ये जा रहा है, तो यहाँ तक अब जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है, तो अब हमने क्या लिखना होगा? इज इक्वल टू 3। ये हो गया है इसका प्लैंक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी हो गई है। तो इस 2 को और इस 3 को हम किस तरह लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं NH, फिर ये इस तरह का फ्रीक्वेंसी हम
लिख देते हैं। ये पूरे का पूरा हमारे बारे में, हमें हमारे टॉपिक के बारे में ये है कि हमें ये बताया जा रहा है। इसी तरह अगर आप कहते हैं इमिट कर रहा है, तो इमिट भी अब ये जो जब ऊपर से नीचे आएगा तो ऐसा ही इलेक्ट्रॉन इमिट भी करेगा। देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये बिल्कुल ऊपर के साइड पर है, अब ये नीचे आना चाह रहा है और नीचे आना चाह रहा है और नीचे आना चाह रहा है। फर्ज कर लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, तो क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। कितनी एनर्जी इमिट करेगा, ये इसके लिए एक क्वांटम लिखते हैं। अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया है, अब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, अब फिर क्या करेगा ये, अब फिर ये एनर्जी इमिट करेगा। अब वो वैल्यू भी ये है, फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये इतनी एनर्जी इमिट कर रहा है। अब इसने कितनी एनर्जी इमिट कर दी है, इसको हम लिखते हैं 3 टाइम्स लिखते हैं। इसको कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम। ये पूरी की पूरी जो क्वांटम की बातें थी वो ये हैं। अब अगर मैं एक मर्तबा मुख्तसरन आपको एक्सप्लेन करने जाऊं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। वो ये है कि प्लैंक्स ने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट एटम है या वो ऑब्जेक्ट क्या है, या मॉलिक्यूल है। कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल है, जब उसमें से एनर्जी, जब वो एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के ऊपर जाना चाहता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ये कंटिन्यूस नहीं होगा, ये डिसकंटिन्यूस फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, देखें यहाँ देखें, ये इसने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। अब मज़ीद एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है, अब नहीं हो। अब देखिए यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप लगा के यहाँ आएगा, यहाँ से जंप लगा के यहाँ से आने के बाद फिर ये मज़ीद एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ जाएगा। अब ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आना चाह रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, एनर्जी इमिट कर दिया। अब जब तक ये यहाँ पे है ये एनर्जी इमिट नहीं करेगा। अब ये जब यहाँ से लेके यहाँ आ जाएगा, अब फिर एनर्जी को इमिट करेगा। फिर ये जो यहाँ से लेके यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये एनर्जी को इमिट करेगा। तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया, ये कंटिन्यूस एनर्जी इमिट को नहीं करता है, कंटिन्यूस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। ये इसका ये पॉइंट है। फिर इसने ये कहा कि ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका नाम इसने क्या रखा है, क्वांटम रखा है। इसको एनर्जी पैकेट्स का नाम दिया गया और इस पैकेट को क्वांटम का नाम रखा गया या फोटॉन का नाम रखा गया। अगर वो एनर्जी विजिबल है तो उसको फोटॉन कहते हैं, अगर वो एनर्जी विजिबल नहीं है उसको क्वांटम कहते हैं। क्वांटा इसका प्लूरल है। फिर ये भी बताया कि अगर हम ये अमाउंट ऑफ एनर्जी मालूम करना चाहते हैं कि इसने कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी मालूम होनी चाहिए। अगर हमें रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी का पता चल जाता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है तो इसका मतलब एनर्जी भी ग्रेटर है। अगर हमें रेडिएशन का पता चल जाता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी लेसर है तो हमें ये भी मालूम हो जाता है कि इसकी जो एनर्जी है वो लेस है। इसलिए इसने थ्योरी में ये बताया कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या जो क्वांटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फ्रीक्वेंसी, के फ्रीक्वेंसी जितनी है, जो फ्रीक्वेंसी के बुनियाद पे है। तो फ्रीक्वेंसी तो प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करना है, प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के बाद प्लैंक्स कांस्टेंट लिखना है। तो ये जो एनर्जी है जो इसके बराबर है, अब इस एनर्जी को क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। अब क्वांटम की डेफिनेशन क्या है, क्वांटम कहते हैं किसे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करो जो फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की है या हमें गिवन है, जो बताया गया है फ्रीक्वेंसी, उन दोनों की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करो तो उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को क्वांटम कहते हैं। ये क्वांटम उस एनर्जी के बराबर है।
फ्रीक्वेंसी के बराबर है। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स है पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और वेवलेंथ क्या है? जो क्रेस्ट है और जो ट्रफ है इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इस डिस्टेंस को जो है वो हम कहते हैं कि ये भी वेवलेंथ है। अब अगर वेवलेंथ शॉर्ट है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो फिर वो एनर्जी भी कम है। नेक्स्ट पॉइंट फिर ये भी बताया कि एटम और मॉलिक्यूल कैन इमिट और एब्जॉर्ब क्वांटम। एब्जॉर्ब क्वांटम कि ये जो क्वांटम एब्जॉर्ब करेगा उस अमाउंट को क्वांटम कहते हैं। या तो एक एटम है वो एक क्वांटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करा सके, या वो फिर इंटीग्रल मल्टीपल एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर सकेगा। पहले शेल से दूसरे में ले जाना है इलेक्ट्रॉन को, दूसरे से तीसरे में इलेक्ट्रॉन को ले जाना है, तीसरे से चौथे में ले जाना है। इनको ले जाने के लिए हमने फिर क्या करना है? इंटीग्रल मल्टीपल्स को लिखना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 तक हम लिख सकते हैं। क्योंकि शेल्स हमारे पास 7 हैं तो इसलिए हम 7 तक लिखते हैं। तो इसके लिए हम जो साइन यूज़ कर रहे हैं वो स्मॉल n है। ये तो इसका जो फार्मूला बन जाता है या तो इस तरह बनता है जिसमें हम n लिख देते हैं। n से मुराद ये है कि 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है ना ये क्वांटम है। अब ये देखें, एक हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको ये एक क्वांटम एनर्जी दे रहे हैं। अब ये क्या है? ये एनर्जी है। ये एनर्जी कितनी है? एक क्वांटम है। अब ये एनर्जी पता कैसे चलेगा कि कितनी है? हमें फ्रीक्वेंसी मालूम होनी चाहिए कि इस वेव की, इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर हमें फ्रीक्वेंसी का पता चल जाता है तो फ्रीक्वेंसी के पता चलने के बाद हम ये कहते हैं कि ये एक क्वांटम है, ये यहाँ से जंप लगा के यहाँ चला गया तो एक क्वांटम हो गया, या ऊपर से नीचे आ गया एक क्वांटम हो गया। अगर हम इसको 1 से लेके 2 पे ले जा रहे हैं, 2 से लेके 3 पे ले जा रहे हैं, अब ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, ये देखिए ये जो एनर्जी है ये एक क्वांटम है, ये 2 क्वांटम है, तो इसलिए हम इधर 2 क्वांटम लिखते हैं। या इधर देखिए एक क्वांटम है, 2 क्वांटम है, 3 क्वांटम है, इस वजह से यहाँ पे 3 क्वांटम लिखते हैं। तो हम 2 और 3 नहीं लिखना चाहते, जनरली लिखना चाहते हैं तो हम उसमें n लिख देते हैं। इसी तरह जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो भी क्या है? देखिए 1 क्वांटम, 2 क्वांटम, 3 क्वांटम, तो ये 3 क्वांटम के शक्ल में है। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटम और मॉलिक्यूल कैन इमिट और एब्जॉर्ब क्या? क्वांटम ऑफ एनर्जी। अब वो एक क्वांटम भी हो सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल क्वांटम्स भी हो सकता है। आज का लेक्चर ये पे ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगा।